हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम इसका होना है, आपको मालूम ही है कि 10 मार्च को इसका पेपर होना है और 6 नवंबर को इसकी विज्ञप्ति जो है वो आ जानी है। और बहुत सी हम लोगों ने क्लासेज ले ली हैं यूट्यूब में, ऑलरेडी बहुत सी क्लासेज हैं। आप लोग ज़रूर, अगर आप लोगों ने क्लासेज नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा उनको। और देखो, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से इस चीज़ का जिक्र करता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहें ये चीज़ें। यानी कि 30% आपकी मनोविज्ञान के क्वेश्चन रहते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये वाकई में ये डिसाइड करते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन होना है या फिर नहीं होना है। तो इसको सीरियसली लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड की। और ये जो आज हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, ये मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्ज़ाम की फील देने वाला है। बहुत ही बेहतरीन ये मॉक टेस्ट है, तो आप लोग इसको बहुत तरीके के साथ आप लोग ज़रूर इसको दीजिएगा। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग वीडियो पॉज करके अपने आंसर ज़रूर कॉपी में नोट कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। ए है चलना, बी है चित्रांकन करना, सी है पढ़ना और डी है साइकिल चलाना। तो आज बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे ही हम लोग डिटेल्ड क्लासेस तो साथ में ले ही रहे हैं, है ना। तो चलिए फिर इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर चलना दे रहे हैं तो चलना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चलना जो है वो शारीरिक विकास का एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, शारीरिक विकास का। इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, साइकिल चलाना। क्योंकि जब बच्चा साइकिल चलाता है तो साइकिल तब चलाता है बच्चा जब बच्चा क्या हो जाता है, वो बच्चे का विकास हो जाता है या विकसित होता है या बच्चा बढ़ता है, या कहते हैं कि बच्चा बदलता है, तो परिवर्तन होता है जब, तो वो हम मानते हैं कि एक मेच्योरिटी वहाँ पर आ गई है बच्चे में। तो ये साइकिल चलाना, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। ए ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, बी है छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, सी है शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, या डी है कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान। अगर व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को है तो जाहिर सी बात है कि जो शिक्षण अधिगम क्रियाओं की जो योजना बनानी है तो उसमें अध्यापक को मदद मिलेगी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा क्रिया प्रसूद व्यवहार नहीं है। क्रिया प्रसूद व्यवहार, स्किनर की जो आरएस थ्योरी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इसमें, है ना। तो ये व्यवहार नहीं है पूछ रहा है, ध्यान देना, नहीं है पूछ रहा है। भोजन करना, हाथ पैरों का चलना, सी है आंखें खुली रखना, या डी है कांटा लगने पर पैर हटा लेना। भोजन करना क्रिया प्रसूत व्यवहार है भाई, है ना। भोजन करना क्रिया प्रसूत व्यवहार है। ठीक, भोजन करेगा तो जो भूख जो लगी है, जो क्रिया प्रसूत, जो स्किनर की जो थ्योरी थी उसमें जो चूहा था वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, कि चूहे को भूख लगी होती है, वो अनुक्रिया कर रहा होता है। अनुक्रिया करने के बाद उसको पुनर्बलन मिलता है ना, भोजन के रूप में उसको पुनर्बलन मिलता है। तो ये भोजन करना क्या है, क्रिया प्रसूत व्यवहार है। हाथ पैरों का चलना, और हाथ पैर चलाता है चूहा, कभी बॉक्स में इधर घूमता है कभी उधर घूमता है। ठीक, अचानक फिर लीवर पर उसका पाँव पड़ता है तो तब जाके उसको पुनर्बलन के रूप में भोजन की प्राप्ति होती है। तो ये हाथ पैर तो चलते हैं उसके, तो ये भी क्रिया प्रसूत व्यवहार के ही अंतर्गत आया। क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या है, अनुक्रिया, यानी कि अनुक्रिया बिना उद्दीपक देखे या बिना उद्दीपक नजर आए हुए अनुक्रिया कर रहा होता है ना, इसमें अनुक्रिया होती है। तो ये हाथ पैरों का चलना ये भी है। आंखें खुली रखना, कांटा लगने पर पैर हटा लेना, कांटा लगने पर पैर हटा लेना। देखो ये डी ऑप्शन इसका
सही आंसर हो जाएगा। ये क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है, कांटा लगने पर पैर हटा लेना। ठीक है, अब पैर कब हट रहा है? जब कांटा लग रहा है। ठीक है, यानी कि उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, कांटा लगा तो तब जाके पैर हटा, यानी कि जब पैर, यानी कि पैर हटने की जो अनुक्रिया हुई वो कब हुई? जब कांटा लगा। ठीक है, लेकिन हमने क्रिया प्रसूत में तो ये पढ़ा है कि अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन मिलता है या उद्दीपक मिलता है। तो यहाँ तो उद्दीपक पहले है, कांटा लगा तब जाके पैर हटा। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही जवाब नहीं है, ये क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है। ठीक है, आप लोग बताना कि ये किसका सिद्धांत, किस अधिगम के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता, गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत हमने देखा है। तो उसमें देखो, शारीरिक गतिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और ये गणितीय बुद्धि जो तार्किक गणितीय बुद्धि बोलते हैं, और इसके अलावा अस्तित्ववादी, इसको भी याद रख लेना कि अस्तित्ववादी बुद्धि, ये भी इन्होंने इनके प्रकार में आता है, जो गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत के जो प्रकार हैं। तो ये स्थानिक चित्रों की बात करें तो स्थानिक बुद्धि, ठीक, स्थानिक बुद्धि, इसको ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछ रहा है, ये ध्यान देना कि सही नहीं है पूछ रहा है या सही है पूछ रहा है। कभी कभार हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं, तो ये हम गड़बड़ कर देते हैं। तो ये बुद्धि के संबंध में कौन सा सही नहीं है कथन, ये पूछा जा रहा है। ये ऑप्शन है, बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है, बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन प्रयत्न होती है, बुद्धि लिंग भेद नहीं करती है, बुद्धि पर किसी जाति या समूह का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है। ये तो सही बात है भाई, ये सही बात है। बुद्धि लिंग भेद नहीं कर, बिल्कुल बुद्धि लिंग भेद नहीं, ये नहीं कि लड़कियों में बुद्धि ज़्यादा होती है या कम होती है, या लड़कों में कम होती है ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। अब देखो, बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन प्रयत्न होती है, लंबवत वृद्धि जीवन प्रयत्न होती है, लंबवत वृद्धि जीवन प्रयत्न नहीं होती भाई। लंबवत विकास अगर पूछता तो हम मान सकते थे, लेकिन ये वृद्धि की बात कर रहा है, तो ये एक उम्र, एक सीमा के बाद जो है वृद्धि, इसकी लंबवत जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। ठीक है, लगभग 20 से 24 वर्ष के दौरान तक जो है ये लंबवत वृद्धि रुक जाती है, उसके बाद नहीं होती फिर। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ये सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को भेज दिया, नहीं भाई ये बेच दिया होना चाहिए, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये बेच दिया। इस घटना को किस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है? क्षेत्र सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, मैस्लो का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो, भोजन की आवश्यकता हुई, क्या हुई? भोजन की आवश्यकता हुई, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसने बेच दिया अपने बेटे को। तो ये क्या है? मैस्लो का जो आवश्यकता सिद्धांत है, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक, मैस्लो ने, आप जानते हो ना, एक उन्होंने जो अपना आवश्यकता का जो सिद्धांत दिया है, उसमें 5 स्टेज बता रखे इन्होंने। ठीक, पहली जो ये त्रिभुजाकार आकृति में ये बढ़ते हुए क्रम में होते हैं नीचे से, ये आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, बोलते हैं पहले बच्चे को क्या होती हैं? आधारभूत आवश्यकताएं, जैसे भोजन की, कपड़े की, रोटी की, तो ये आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं।
तब जाके फिर उसको एक सुरक्षा का भाव पैदा होता है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सुरक्षा के बाद फिर प्रेम और फिर जाके सम्मान या कह सकते हो कि पहचान की अनुभूति होती है, और फिर जाके जो है वो आत्म सातीकरण होता है और आत्मसिद्धि प्राप्त होती है। ठीक, और आत्मसिद्धि और सम्मान, ये जो ऊपर के जो 2 स्तर थे इसके, ठीक, जो 2 स्तर हैं, ये 2 स्तर जो हैं वो उच्च स्तर कहलाते हैं, उच्च स्तर, और अंतिम नीचे के जो 2 हैं वो निम्न स्तर होते हैं। ठीक है, सम्मान और आत्मसातीकरण जो है वो क्या है, वो इनके सिद्धांत के उच्च स्तर हैं। 5 स्तर बताए हैं ना इन्होंने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, सीखने आकलन और अनुदेशन के बीच के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसमें रिक्त स्थान की जगह फिल करना है आपने कि सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन। तो क्या आएगा पहले में कि मान लेते हैं, चलो के लिए आएगा। ठीक है, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो सी इसका सही आंसर है। ठीक, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। एक होता है ना, आप लोग ध्यान देना, संज्ञानात्मक की जगह कहीं कहीं पर या कभी कभी क्वेश्चन में आपसे शारीरिक विकास भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर यहीं पर अगर आपसे शारीरिक विकास पूछा जाता तो ये खेल का मैदान हो जाता, लेकिन ये संज्ञान मतलब समझते ना, ज्ञानात्मक यानी कि ज्ञान। तो ये संज्ञान या ज्ञान जो विकास, ज्ञानात्मक जो विकास है, वो सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कहाँ किया जा सकता है, वो विद्यालय या कक्षा वातावरण। ठीक, चलिए, आसान सा क्वेश्चन है, बस समझने की आवश्यकता है। थोड़ा सा जल्दबाजी ना करते हुए थोड़ा चीज़ों को, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक ने रीता से कहा कि उसने गृह कार्य पूरा नहीं किया है अथवा उसे खेल की कक्षा से वंचित रखा जाएगा। ये उदाहरण किसका है? टीचर ने रीता से कहा कि उसने गृह कार्य पूरा नहीं किया है अथवा उसे खेल की कक्षा से वंचित रखा जाए, उसको रोका जा रहा है। ठीक, देखो, एक धनात्मक पुनर्बलन होता है, एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है। ठीक है, और एक चीज होता है दंड। ठीक, जब ये पुनर्बलन दिया जाता है वो धनात्मक या नकारात्मक रूप में, तो व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए, याद रखना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए धनात्मक पुनर्बलन या नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है कि व्यवहार में परिवर्तन लाए करके, लेकिन दंड दिया जाता है उसके व्यवहार को रोकने के लिए। ठीक, तो ये वंचित रखा जा रहा है कक्षा से, तो इसका आंसर नकारात्मक पुनर्बलन नहीं होगा। अगर आप नकारात्मक पुनर्बलन सोच रहे हैं तो ये आंसर इसका सही नहीं है, ये दंड होगा। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित समय में बालक द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह किस रिकॉर्ड में रखा जाता है? बहुत अच्छा आंसर क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो या घटनाव्रत को आप इंग्लिश में समझ लेना, क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम आ जाते हैं इसके कभी कभार। एनेक्डोटल, ठीक, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। और पोर्टफोलियो तो जानते हैं, जांच सूची, संचित अभिलेख। देखो, पोर्टफोलियो एक जो फाइल ये होती है, इसमें बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी या बच्चे के जीवन से संबंधित जो सभी जो क्षेत्र होते हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से उनकी जानकारियों को रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसी फाइल होती है। और यानी कि
एक जो निश्चित समयावधि होती है, याद रखना इसको, पोर्टफोलियो की जहाँ पर भी बात आएगी वहाँ एक शब्द को इसको याद रख लेना, निश्चित समयावधि वाली। ठीक है, निश्चित समयावधि वाली। तो ये निश्चित समयावधि में बालक द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों का संग्रह किया रखा जाता है इसमें। ठीक है, यानी कि जो बच्चे ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, क्या कमियां हैं बच्चे में, तो ये सभी जानकारियां पोर्टफोलियो की जो फाइल होती है, एक फाइल होती है, उस फाइल में रखे जाते हैं। और वो कार्य कैसे होते हैं? वो कार्य होते हैं जो समुचित कार्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, समुचित कार्य। और ठीक, तो ये पोर्टफोलियो होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम घटनावृत्त यानी कि एनेक्डोटल की अगर बात करते हैं तो यहाँ ये जो दैनिक घटनाएं होते हैं, भले दैनिक घटनाएं पोर्टफोलियो में भी होती हैं, है ना, लेकिन इसमें स्पेसिफिक होती हैं। ठीक, स्पेसिफिक बच्चे के बारे में जो स्पेसिफिक जो होंगी, ठीक, जैसे कोई प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा में उसका कैसा रैंक था, क्या किया उसने, तो ये स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, या ये कहें कि जो टीचर जो प्रतिदिन बच्चे का जो निरीक्षण के बाद जो रिकॉर्ड रखता है वो घटनावृत्त में होती है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंतर्गत होता है। ठीक है, जांच सूची और संचित अभिलेख, तो ये तो जानते हैं। संचित अभिलेख में एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जो बच्चे के व्यक्तित्व में या व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनको लिखा जाता है, या कह सकते हैं कि उनको सुरक्षित रखा जाता है यहाँ। ठीक है, जैसे बच्चे की शारीरिक स्थिति कैसी है ना, या सामाजिक या नैतिक जो अभिलेख होते हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है संचित अभिलेख में। ठीक, या जो परिवर्तन जो आए होते हैं उन परिवर्तनों को संचित किया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है, एक प्रपत्र में लिख के रिकॉर्ड किया जाता है उनको। क्वेश्चन नंबर 11, योजना विधि के प्रवर्तक कौन है? जॉन डीबी हैं या किलपैट्रिक हैं या फिर डाल्टन अरस्तु? तो ये तो दो में कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, योजना विधि के पूछा जा रहा है, तो विधि के जो प्रवर्तक हैं वो किलपैट्रिक है, याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भाषा अधिगम होता है। चलिए डिटेल्ड में अगर बताने लगे ना एक एक क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस हो जाएगी, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। भाषा अधिगम होता है कठिन से सरल, सरल से कठिन, या मूर्त से अमूर्त, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देंगे आप लोग, भाषा अधिगम कैसा होता है? चलो ये इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, मुझे लगता है लगभग 70 से 80% लोग अगर जल्दबाजी करेंगे तो इसका आंसर गलत ही देंगे। तो भाषा अधिगम जो होता है वो कठिन से सरल होता है, याद रखेंगे, ये ऑप्शन सही है, कठिन से सरल होता है। क्योंकि देखो बच्चा जब जन्म लेता है ना, जब बच्चे को भाषा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, बिल्कुल ब्लैंक होता है, तो बच्चे के लिए भाषा सीखना क्या सरल होता है? बच्चा सीधे हमसे बात करना शुरू कर देता है, या अपने वातावरण जो भी आसपास में होते हैं क्या उनसे बात करना शुरू कर देता है? नहीं, वो धीरे धीरे कुछ पहले छोटे छोटे शब्द लेता है, फिर पहले तो एक वर्ण लेता है, फिर एक शब्द बनाता है उसका, फिर शब्द से फिर वाक्य में आता है, फिर वाक्य को मिला जुला के बोलना, फिर तब जाके सीखता है। तो एक कठिन प्रक्रिया होती है उसके लिए भाषा सीखना। फिर कठिन से जाके जब सब कुछ जान जाता है एक एक शब्द करके, तब उसके लिए फिर वो भाषा ही क्या हो जाती है, एक सरल हो जाती है। ठीक है, तो ये कठिन से सरल होता है, भाषा अधिगम जो होता है वो कठिन से सरल होता है, इसको याद रखना, ये पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण की जिस विधि में शिक्षक अत्यधिक सक्रिय एवं छात्र निष्क्रिय रहते हैं, यानी कि शिक्षक केंद्रित विधि है, कौन सी है? शिक्षक केंद्रित विधि, उस विधि का नाम बताना है आपने। अवलोकन विधि, कहानी विधि, प्रश्नोत्तर विधि, नाटकीकरण विधि। नाटकीकरण तो इसमें बच्चे सक्रिय रहते हैं, प्रश्नोत्तर में तो सक्रिय रहते हैं भाई, प्रश्न किए जाते हैं फिर उत्तर मिलते हैं, तो प्रश्नोत्तर में ये तो सक्रिय रहते हैं, तो ये दो विधि तो नहीं होंगी। अवलोकन, कहानी विधि, क्या कहानी विधि होगी?
बिल्कुल, कहानी भी थी। ठीक है, स्टोरी टीचर सुना रहा होता है, बच्चे निष्क्रिय रूप से, बच्चे कुछ नहीं करते, केवल निष्क्रिय रूप से वो सुनते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14, पाठ योजना में प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों की जागरूकता के लिए, पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, या पाठ के संबंध में नई जानकारी देने के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए। तो पाठ योजना में जब लेसन प्लान, अब तो टीचिंग प्लान बोला जाता है इसको, तो टीचिंग प्लान में जब प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रस्तावना के जब प्रश्न पूछते हैं, जब आपने टीचिंग की होगी, जब बीएड कर रहे होंगे आप, है ना, आपने उसमें जब टीचिंग का मौका मिला होगा, जब उसमें लेसन प्लान आपने तैयार किए होंगे, तो उसमें प्रस्तावना जो प्रश्न होते थे, वो प्रस्तावना प्रश्न किस लिए पूछते थे? कि पाठ में आने के लिए, है ना, जो टॉपिक है उस टॉपिक पर बच्चों को लाने के लिए, और टॉपिक पर लाने के लिए हम बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है उसका पता करते हैं, और उससे हम अपने टॉपिक को उससे जोड़ते हैं। तो ये पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है। जब दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाता है अध्यापन में, टीचिंग में, तो वो किस लिए किया जाता है? वो सरल बनाने के लिए क्या, या समय बचाने के लिए, अधिक ज्ञान के लिए, या रुचिकर बनाने? अधिक ज्ञान के लिए देखो ऐसा कुछ नहीं, समय बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, रुचिकर बनाने के लिए, टॉपिक को रुचिकर बनाने के लिए, जो अध्यापन है उसको रुचिकर बनाने के लिए, ताकि बच्चे ध्यान दें, बच्चे कुछ जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं टॉपिक से, उन उद्देश्यों की प्राप्ति बच्चे को मिल जाए करके। तो ये डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एक बच्चे को कोबरा से डरना सिखाया गया था, अब वह सभी सांपों से डरता है, इसमें कौन सा अधिगम सिद्धांत स्पष्ट होता है? तो पिछले हमने जब पिछला मॉक टेस्ट लिया था, तो उसमें हमने देखा था कि एक सफ़ेद कोट वाला, है ना, सफ़ेद बिल्ली को देख के बच्चा डरता है, तो फिर सफ़ेद वाली सभी चीज़ों से फिर वो कोट से भी डरने लग गया। तो ये उद्दीपक का जो है वो सामान्यीकरण हो गया है। तो उद्दीपक का सामान्यीकरण ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सी ये जवाब सही है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो इसको आप लोग ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है, पहचान बनाम भ्रांति, ये भ्रांति होना चाहिए था, अखंडता बनाम निराशा, या फिर उदारता बनाम ठहराव, या है विश्वास बनाम अविश्वास। तो ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, तो ये एरिक्सन की थ्योरी होती है उसके अंदर, ठीक। तो ये बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है, और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिकता मतलब समझते हैं ना, नैतिकता यानी कि सही गलत की जब पहचान होती है, ठीक। तो इन्होंने 3 लेवल बताए थे अपने सिद्धांत में, 3 लेवल, 3 स्तर, और इन 3 स्तरों के भी 2-2 अन्य उप स्तर बोल सकते हैं। तो ये उप स्तर भी थे, तो कुल मिला के 6 स्तर बन जाते थे। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग इसका जवाब देना, क्योंकि जो मुख्य जो स्तर थे वो 3 लेवल थे, और उप मिला करके भी 6 स्तर हो जाते हैं इसके। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि कौन से स्तर पर वो आंतरिक प्रदर्शित नहीं करता, आंतरिकरण, और बालक के नैतिक जो तर्क हैं वो बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हावर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? तो हावर्ड गार्डनर का पहले तो ये आपको जान लेना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हावर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत, है ना। तो उसमें गणितीय बुद्धि कहा इन्होंने, व्यावहारिक बुद्धि,
व्यवहारिक बुद्धि भाई नहीं सुझाया था इन्होंने, व्यवहारिक बुद्धि जैसा ऐसा कुछ नहीं कहा था। गणितीय बुद्धि कहा, गणितीय में ना तार्किक गणितीय बुद्धि बोला था इन्होंने, ध्यान रखना। तार्किक बुद्धि भी बोल देते हैं कभी कभी, तो तार्किक या गणितीय बुद्धि एक ही है, ये ध्यान। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में 8 उप परीक्षण होते हैं, 5 होते हैं या 4 होते हैं या 7? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया भी है। बी ऑप्शन इसका सही है, 5 उप परीक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, तादात्म्यकरण, दमन, प्रक्षेपण, अंतःक्षेपण। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तादात्म्यकरण क्या होता है, दमन क्या होता है, प्रक्षेपण क्या हो, अंतःक्षेपण क्या होता है। तो क्या आंसर होगा इसका? ये क्या बोल रहा है कि ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो तादात्म्यकरण होगा भाई, ध्यान रखना। तादात्म्यकरण, ये दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करते हैं यहाँ, ठीक है। ये तादात्म्यकरण बोलते हैं उसको, कि किसी के जैसे बनने की कोशिश, ये क्या होती है? तादात्म्यकरण, ध्यान रखना। दमन होता है ये कोई दुखद अनुभव या कोई अनुभूति या कोई अतृप्त इच्छाएं, उनको बलपूर्वक भुला देना, उनको जबरदस्ती, यानी कि ठीक है, बलपूर्वक कह सकते हैं कि जबरदस्ती उनको भुला देना, ये दमन होता है, जबरदस्ती भुला देना, ठीक है। और प्रक्षेपण क्या होता है कि दूसरे पर आरोपित करना, कह सकते हो, ठीक। जैसे आजकल जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसमें अगर रोहित शर्मा, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि रोहित शर्मा 0 पर आउट हो जाता है, और 0 पर आउट होने के बाद फिर वो डगआउट में जाता है, तो वहाँ फिर बातचीत में वहाँ कहता है कि अरे बल्ला, ये बैट जो है वो सही से कनेक्ट नहीं हो पाया, या बल्ले में कमी है, या फिर पिच ही ख़राब है, आज पिच में बहुत ये हो रहा है, बाउंस हो रहा है, या फिर ठीक नहीं है, तो इस कारण से आउट हो गया मैं, करके ऐसे, ठीक है। यानी कि अपनी जो असफलता होती है उसका दोष किसी और पर देना, ठीक। या वो कह सकता है कि दूसरी ओर से जो नॉन स्ट्राइकर है उसने उसने दबाव बनाया था मुझ पर कि तेज खेलना चाहिए, या ये है वो है, या कुछ भी, कोई भी, यानी कि दूसरे पर जब दोष आरोपित करते हैं तो वो प्रक्षेपण बोलते हैं उसको, ठीक है, किसी दूसरे पर। तो ये आपको शब्द आपको ध्यान रखने हैं। 22, पहले सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन से सिखा रहा है, वह शिक्षा की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? खोज, प्रतिरूपण, अनुकरण या अवलोकन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए, ध्यान देना है, पहले सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के, तो ये अवलोकन, निरीक्षण, अवलोकन, ध्यान देना। ये डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, ना ही अनुकरण, ना प्रतिरूपण, ना खोज। 23, ड्रेकाली पद्धति कैसे छात्रों के लिए बनाई गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर रहे हैं। और इनसे संबंधित और भी जानकारी के लिए आप लोग इनको बहुत अच्छे से, इनसे संबंधित कुछ भी जो आपको लग रहा है कि और ये ऐसे यानी कि आपको एक पता चल रहा है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और उससे अगर बहुत डिटेल में अगर जानकारी अभी अगर, क्योंकि मॉक टेस्ट में तो ऐसा ही होता है, बहुत डिटेल्ड में हम लोग चलते नहीं हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन करने होते हैं, तो इस कारण अगर 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन कुछ ऐसे होते तो शायद और ज़्यादा डिटेल्ड में उस पर बात कर रहे होते हैं। डिटेल्ड में तो वैसे भी हमारी क्लासेज आ ही रही हैं, ठीक है, और बहुत सी क्लासेज हैं भी, आप लोग वीडियो देख लेना। तो आप लोग डिटेल्ड के लिए थोड़ा इन पर एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चनों पर भी, अगर समझ ना आए तो ना। तो ये ड्रेकाली पद्धति कैसे छात्रों के लिए बनाई गई है? ये बनाई गई है, देखो जो अंधे लोग होते हैं, है ना, जो दिव्यांग अंधे उस कैटेगरी के होते हैं,
तो उनके लिए तो ब्रेल लिपि बनाई गई भाई, ठीक है। ड्रेकाली पद्धति है वो मानसिक विकृति युक्त बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए जो मानसिक विकृति युक्त हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है बहुत। 24, निम्न में से कौन सी पद्धति बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? मॉन्टेसरी, डाल्टन या प्रोजेक्ट? बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है बोल रहे, तो ये प्रोजेक्ट विधि है, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट में, क्योंकि कुछ प्रीवियस नॉलेज कुछ जाना हुआ हो, है ना, और कैसे चीज़ों को, कैसे जो उपकरण होते हैं उनका उपयोग कैसे करते हैं करके जो बड़े बच्चे होते हैं वो जान जाते हैं, छोटे बच्चों के लिए बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट विधि जो है वो बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। 25, आदतें होती हैं, जन्मजात होती हैं, अर्जित होती हैं या दोनों होती हैं? इनमें से कोई नहीं। अब दोनों तो नहीं होगा भाई, तो ये 2 ऑप्शन को हटा ही दो, 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आदतें बनाई जाती हैं, तो जो चीज़ बनाई जाती हैं तो फिर वो अर्जित की जाती है, यानी कि वो जन्मजात नहीं होती, तो वो अर्जित होंगी। तो ये बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 26, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? समस्या समाधान करने वाले बालक को, निम्न बुद्धि लब्धि वाले बालक को, अंतर्मुखी बालक को, या कुसमायोजित बालक को? तो जो कुसमायोजित बालक है, जिनको समायोजित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाता है। 27, निर्मितवाद अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? निर्मितवाद अधिगम में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? 27, तो इसमें सहजकर्ता की होती है, ना कि अनुदेशक। अनुदेशक मत करना, ठीक है। तो निर्मितवाद अधिगम में, यानी कि जो निर्मितवाद मतलब जब कोई क्रिया हो रही होती है तो उसमें सहजकर्ता की भूमिका होती है शिक्षक की, ना कि अनुदेशक की। अनुदेशक ये कह सकते हो कि एक नकारात्मक शब्द भी बन सकता है। ये अनुदेशक, निर्देशक, निर्देश है ना, जो निर्देश देता है। अनुदेशक जो निर्देश देता है वो अनुदेशक होता है, ठीक। तो निर्देश तो नकारात्मक सेंस आ जाता है, तो आप लोग ध्यान देंगे। तो ये सहजकर्ता, बी ऑप्शन सही होगा 27 का। 28, वाक्य पूर्ति परीक्षण का वर्गीकरण किया जा सकता है प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में, प्रश्नावली के रूप में, अर्ध प्रक्षेपी प्रकरण के रूप में, या फिर अनुसूची के रूप में। ये वाक्य पूर्ति ये आपके लिए है 28, ठीक है। इसका चलिए मैं बता दूं, ये प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में आएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। इसके अंदर जैसे एक और आता है, ये थीमेटिक, बहुत बार पूछा जाता है कि थीमेटिक प्रक्षेपी है या फिर अप्रक्षेपी है या अर्ध प्रक्षेपी है, तो ये थीमेटिक भी प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में आता है। 29, बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? एकल कारक दिया था बीने ने, स्पीयरमैन ने द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिया, और जो थर्स्टन ने दिया ये समूह कारक दिया, समूह कारक, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका आंसर जो है एक कारक, एकल कारक पूछ रहा है तो बी ने। बहुकारक या बहुत तत्व का सिद्धांत वो थॉर्नडाइक का है, अभी उसको भी ध्यान रखना। अंतिम क्वेश्चन है, किस विधि के अंतर्गत किसी कार्य को सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर शिक्षण कराया जाता है? ए है संश्लेषण विधि, बी है प्रयोग प्रदर्शन विधि, सी है अन्वेषण विधि, वी है विश्लेषण विधि। सूक्ष्म खंडों में यानी कि कोई बड़ी चीज़ है उसको सूक्ष्म छोटे छोटे उसमें, तो बड़े से छोटे उसमें लाना, ये विश्लेषण। ये तो कई बार समझा चुका हूँ मैं, है ना। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मॉक टेस्ट? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी राय फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आगे मिलते हैं एक अन्य और क्लास में। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए क्लासेज आए, थोड़ा बहुत व्यस्तता होने के कारण जल्दी क्लासेज नहीं आ पाती। तो ठीक है, चलिए फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।